आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेटरल एंट्री के विषय में। लेटरल एंट्री क्या है? लेटरल एंट्री क्या मोदी सत्ता के पूर्व थी या नहीं थी, या थी तो किस में थी? तीसरा, लेटरल एंट्री के स्वरूप क्या होना चाहिए? चौथा, लेटरल एंट्री के लागू करने से क्या क्या लाभ है और लेटरल एंट्री के लागू करने से क्या क्या हानि हो? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, लेटरल एंट्री को सरकार ने वापस क्यों ले लिया? और एक एक प्रश्न का आंसर बड़े ही बेहतरीन तरीके से ढूंढने की कोशिश करेंगे, इससे सारे तथ्य क्लियर होते हुए चले जाए। तो सबसे पहला, लेटरल एंट्री क्या है? लेटरल एंट्री या बैकडोर एंट्री का शाब्दिक अर्थ होता है विषय विशेषज्ञ वाले व्यक्ति को इंटरव्यू के माध्यम से सरकारी पद पर नियुक्त करना। यानी वह व्यक्ति पीएससी का एग्जाम नहीं दिया है, पीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया है, परंतु नोटिफिकेशन के द्वारा आवेदन देता है और इंटरव्यू के माध्यम से उस पद पर नियुक्त करना। यानी किसी निजी क्षेत्र के व्यक्ति को नोटिफिकेशन जब जारी किया जाता है तो वह यूपीएससी में आवेदन कर सकता है और इंटरव्यू के माध्यम से संवैधानिक पद, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव और किसी पीएसयू में डायरेक्टर के पद पर उसे किया जाता है। इसे ही हम लेटरल एंट्री। अब प्रश्न उठता है कि लेटरल एंट्री मोदी सत्ता के पूर्व थी या नहीं थी? तो यह पद स्वाभाविक है, 2018 की लेटरल एंट्री की व्यवस्था थी। यानी विषय विशेषज्ञ वाले व्यक्ति को सलाहकार के रूप सरकार के द्वारा, और यह व्यवस्था अन्य देशों में भी है, जैसे हो चीन, जापान हो, जर्मनी या अन्य छोटे छोटे तरीके की व्यवस्था थी। ये यूएसए में भी आज ठीक बैंक के व्यक्ति के द्वारा सलाह लिया जाता है और वह सलाह देते हैं, उनके सलाह को सरकार के द्वारा फॉलो किया जाता है। अब तीसरा प्रश्न उठता है कि लेटरल एंट्री मोदी सत्ता के पूर्व किस तरीके से थी? यानी लेटरल एंट्री की व्यवस्था मोदी सत्ता के पूर्व, यानी सरकार के द्वारा बिना नोटिफिकेशन, बिना आवेदन पत्र दिए विषय विशेषज्ञ वाले व्यक्ति को किया जाता था और वह व्यक्ति भी यूपीएससी की नहीं। इंदिरा गांधी के शासनकाल में रघुराम राजन, नंदन नीलकर्णी, श्री कृष्ण, एम एस स्वामीनाथन, सम पित्रोदा की नियुक्ति, जो आर्थिक सलाह देते। एम एस स्वामीनाथन का काफी योगदान हरित क्रांति में रहा है, उन्हें फादर ऑफ हरित क्रांति ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और उन्होंने इस प्रयास के फलस्वरूप फसलों का उत्पादन बढ़ा, जिससे भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के समक्ष खाद्य संबंधी उत्पादन की स्थापित हो पाई। और इस प्रकार से जब मनमोहन सिंह सत्ता में आए तो उन्होंने रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार नियुक्त, और साथ ही साथ जब धीरे धीरे वो आरबीआई के गवर्नर बनने में भी सफल रहे। हेमंत जला, जो आईसीआईसी बोर्ड के सदस्य थे, वह भी आरबीआई के गवर्नर बने। उर्जित पटेल, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, वो आरबीआई के गवर्नर बने। इसके अलावा मोन्टेक से वाली अरविंद पनगड़िया, वो भी सरकार सलाहकार के रूप में कर सकते। इस प्रकार से इन सारे व्यक्तियों ने भारत के आर्थिक में काफी योगदान दिया। जब भारत 1991 ईस्वी एलपीजी के अंतर्गत स्थापित, तो उनके इनके इस योगदान के फलस्वरूप भारत को काफी आर्थिक लाभ हुआ। परंतु 2018 के बाद सरकार ने विधिवत नोटिफिकेशन पीएससी के द्वारा लाया और विषय विशेषज्ञ वाले व्यक्ति आवेदन भरे और इनके इंटरव्यू के माध्यम से पीएससी के द्वारा व्यक्तियों का चयन किया गया और उन्हें संवैधानिक व्यवस्था के पद, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव और पीएसयू के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त। और इस प्रकार से मोदी के साथ ही लेटरल एंट्री का व्यवस्था थी। अब तीसरा प्रश्न उठता है कि मोदी सत्ता के बाद भी लेटरल एंट्री का क्या स्वरूप? के लिए हम लोग के विषय में बात कर सकते हैं। यानी 2018 के पूर्व लेटरल एंट्री की क्या व्यवस्था थी, 2018 से क्या हुआ, और आने वाले फ्यूचर में लेटरल एंट्री की क्या व्यवस्था स्थापित किया जाए, इससे इस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। यानी 2018 के
विषय विशेषज्ञ वाले व्यक्ति को सलाहकार के रूप में नेशनल भी होते थे, प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले होते थे, और उस विषय विशेषज्ञ वाले व्यक्ति सरकार बिना नोटिफिकेशन को करती थी और उनका वेतन भत्ता सरकार के द्वारा निर्धारित किया। परंतु 2018 से सरकार ने विधिवत नोटिफिकेशन निकाला, और यह नोटिफिकेशन यूपीएससी के द्वारा निकाला जाता था। और इस नोटिफिकेशन के बाद विषय विशेषज्ञ वाले व्यक्ति उस पर आवेदन करते थे, और इस आवेदन के फलस्वरूप उनका इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन, और सिलेक्शन के फलस्वरूप संयुक्त सचिव और अन्य पीएच डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाता था। इनका वेतन भत्ता और अन्य संवैधानिक व्यवस्था में जो था उनके अनुकूल किया जाता था, और इस प्रक्रिया के द्वारा संवैधानिक व्यवस्था मान्यता देने की कोशिश। अब प्रश्न उठता है कि इस व्यवस्था क्या होना चाहिए। तो इस व्यवस्था में यदि इस तरीके की व्यवस्था किया जाए कि गवर्नमेंट के द्वारा विशेषज्ञ वाले व्यक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, उस नोटिफिकेशन में नेशनल, इंटरनेशनल, प्राइवेट सेक्टर या अन्य किसी राज्य के अधिकारी वर्ग भी उस पर आवेदन करने के बाद उसकी जांच की जाए, के बाद एक कंपटीशन का आयोजन किया जाए। एक कंपटीशन का आयोजन, और उस कंपटीशन के आयोजन के फलस्वरूप और सिलेक्शन के बाद फिर इंटरव्यू किया जाए, और इस प्रक्रिया में आरक्षण की व्यवस्था को भी बेहतर तरीके से लागू, जिससे किसी भी व्यक्ति को शिकायत नहीं, और इस योग्यता के द्वारा उस व्यक्ति पद पर नियुक्त जो लंबे समय तक उस पद पर कार्य करें, इसके कारण किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप और विदाउट राजनीतिक काम करे, और वह अपने अनुभव को बेहतर तरीके से पॉलिसी बनाने में वह यूज कर सकता, और इस प्रकार से यह व्यवस्था एक सार्थक दिशा को, और इस व्यवस्था में किस प्रकार का, तो यदि देखा जाए तो लेटरल एंट्री व्यवस्था का 3 स्वरूप में बेहतर तरीके से स्थापित है। स्वरूप को लागू करने की, अब प्रश्न उठता है कि लेटरल एंट्री को लागू होने से क्या लाभ हो सकता है। तो लेटरल एंट्री के लागू होने से विषय विशेषज्ञ वाले व्यक्ति डिपार्टमेंट के प्रशासनिक व्यवस्था को बड़े ही बेहतर तरीके से संचालित करने की, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत, और उस व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर बड़े बेहतर तरीके से पॉलिसी मेकिंग का कार्य करेगा, जिससे धीरे धीरे हमारी पॉलिसी नेशनल से इंटरनेशनल सोच के आधार पर स्थापित हो, जिससे जन समुदाय काफी लाभान्वित हो। दूसरा लाभ, निजी क्षेत्र प्रशासनिक दक्षता और उसके अनुभवों को हम पब्लिक सेक्टर में बड़े ही बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते में मेकिंग में उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, यदि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था के बीच बेहतर, जब बेहतर कंपटीशन स्थापित होगा तो बेहतर कार्य करने की तरफ अग्रसर होंगे, एक बेस्ट कॉम्पिटिटिव कंपटीशन का जन्म होगा, और इस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था का बेहतर संतुलन स्थापित हो, और लेटरल एंट्री एक सार्थक दिशा के साथ कार्य कर सकती। अब इस व्यवस्था से क्या हानि हो सकता है, उस पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेटरल एंट्री के लागू होने से निम्न हानि हो सकती। सबसे पहला हानि, डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से यदि लेटरल एंट्री पद को भरा जाता है तो इससे राजनीतिक बढ़ेगा, और इससे भ्रष्टाचार का जन्म। दूसरा क्या हानि हो सकता है, यदि कोई व्यक्ति गांव, जिला, राज्य स्तर पर पहले से कार्य नहीं किया है, गांव को, राज्य, जिला को नहीं समझता है,
हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत वेलफेयर स्टेट की अवधारणाएं हैं। वेलफेयर प्लानिंग को बेहतर तरीके से लागू करने का प्रावधान वह स्थापित नहीं हो पाएगा। प्राइवेट सेक्टर के आने से, प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति के आने से ज़्यादा एमएनसी कंपनी को लाभ होगा। इस एमएनसी कंपनी के लाभ का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव यह हो सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से प्राइवेट जन समुदाय को भी लाभ हो, परंतु डायरेक्ट लाभ एमएनसी कंपनी के लाभ होने से रोजगार जनरेट हो और वह रोजगार धीरे धीरे जनता को काफी लाभ पहुंचा। तीसरा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कारपोरेट पॉलिसी लागू नहीं हो सकती। चौथा, निजी क्षेत्र का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना और लाभ कमाने के कारण वह हमेशा पॉलिसी लाभ के उद्देश्य से बनाने की कोशिश करेंगे, जबकि हमारी कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं को चरितार्थ कर। नेक्स्ट, पांचवा, आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होने के कारण एक बड़े वर्ग लेटरल एंट्री के कारण इस पद से वंचित हो जाएंगे, जिसके कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था के बीच धीरे धीरे भंग। लास्ट, सरकार लेटरल एंट्री के माध्यम से यदि इस पद को बार बार बदलने की तो अनुभव या विषय विशेषज्ञ वाले व्यक्ति का लाभ पॉलिसी। अब नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि लेटरल एंट्री को सरकार ने वापस 2014 से लेकर 2024 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था। बीजेपी ने अपने नीति पॉलिसी अपने विचार को बड़े ही बेहतर तरीके से देश लागू कर और 2018 से लेकर 2024 यह लेटरल एंट्री काफी सार्थक स्थापित हुआ। जैसे ही 2024 में एनडीए की सरकार तो बनी, एनडीए की सरकार बनी, विपक्ष काफी सशक्त, और एनडीए सहयोगी पार्टियों को भी सरकार में शामिल हुआ। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। एनडीए में बहुत सारी अन्य पार्टियां सम्मिलित के कारण लेटरल एंट्री का विरोध एनडीए के समर्थक दलों ने करना शुरू के कारण विपक्ष को भी एक मुद्दा मिला और इस प्रकार से एनडीए के सहयोग पक्ष ने व्यवस्था में कमियां थी, वह कमियां जनता के बीच ले जाने की और जिसके कारण सरकार को और इसी कारण से सरकार ने लेटरल एंट्री आज के इस पॉइंट लेटरल एंट्री क्या है, मोदी सत्ता की पूरी लेटरल एंट्री किस प्रकार से स्थापित, लेटरल एंट्री का क्या स्वरूप होना चाहिए, लेटरल एंट्री से क्या लाभ है, लेटरल एंट्री से क्या हानि, सरकार ने लेटरल एंट्री को वापस लिया। आज एक एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा किया। ओके, थैंक यू।